हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का 8 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर कुछ तरह से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि लूफी के साथ आई हुई उस लड़की को अचानक से अपना दल बदलते और अपने हीरो को वन नाइट स्टैंड का ऑफर देते देख यान भैया के बहन को तो आ जाता है भयंकर क्रोध। और उसी क्रोध में वो उस लड़की की अच्छी खासी धुलाई कर देती हैं। अपनी बहन के इस रौद्र रूप को देखकर दोनों भैया के तो पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद शॉपिंग खत्म होते ही वो तीनों वहां से तुरंत निकल लेते हैं। बहरहाल अब कुछ समय बीत जाते हैं। अब यान भैया की जिंदगी में सब कुछ फिट एंड फाइन चल रहा था और अब बारी आ चुकी थी उनके वादे को पूरा करने की, यानी कि जाओ भैया के पैरों को हील करने की। इसलिए वो अपने इंडियन आई से घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल पर बड़ी गौर से गौर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी छोटी सी भी गलती जाओ भैया को हमेशा के लिए लूला लंगड़ा बना सकती है। यही सोचकर वो घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल के हर एक मूवमेंट, हर एक पैटर्न, हर एक एनर्जी फ्लो को बड़ी गौर से देखने लगते हैं। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें जाओ भैया का इलाज मिल ही जाता है। तभी दरवाजे पर उनकी बहन आती है। वो अपने भैया को कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि अपने यान भैया प्रैक्टिस कर रहे हैं तब वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगते हैं अब हम बड़ा हो गए हैं, अब हम दोनों चाहे तो शादी कर सकते हैं, क्योंकि डैड चाहते थे कि मैं उसकी बीवी बनूं। असल बात तो ये था कि हान और क्वीन दोनों भाई बहन थे ही नहीं। हान को गोद लिया गया था, लेकिन क्वीन के मम्मी पापा ने हमेशा हान को अपने बेटे जैसा ही पाला था और हान और क्वीन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। यही सोचकर क्वीन हान को प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। देखते ही देखते समय हो जाता है और एक दिन के कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अपने यान भैया घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल के छोटे मोटे मास्टर बन ही जाते हैं। सुबह उसकी मुलाकात क्वीन से होती है, जो रात भर सोई नहीं थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। अपने भैया को देखते ही तो उन्हें सांप सूंघ जाता है और वो तुरंत वहां से भाग लेते हैं। यान भैया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इस पर ज्यादा भाव नहीं देते और चले जाते जाओ भैया के पास। जाओ भैया के घर में हुस हुस करके हवा बह रही थी। दोनों भैया ही बड़ी गंभीर थे, लेकिन अचानक से ही दोनों पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। यान भैया के इशारा मिलते ही जाओ भैया भी फुल्ली तैयार हो जाते हैं अपने पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए। सामने पक रहे कबाब को देखकर दोनों के मुंह से लार टपक रही थी। दोनों के पेट में ही भयंकर आग लगी थी, लेकिन उन्हें छोड़कर कहीं और भी आग लगी थी। असल में जब अपना हीरो जाओ भैया के पास आया था तब उसने यूनियन को बताया था कि वो उन्हें ठीक करने आया है, लेकिन उन दोनों को ही ऐसे वक्त बर्बाद करते थे बेचारी यूनियन का तो पारा हाई हो जाता है। इसलिए वो दोनों की अच्छी खासी पिटाई कर देती है। बेचारे अपने भैया जब वो यहाँ पर आए थे उन्होंने देखा था कि अपने जाऊ भैया का मूड ऑफ था, इसलिए उनके मूड को चंगा करने के लिए उन्होंने उनके लिए कबाब लाए थे। वो तो कितने भले मन से उन्हें कबाब खिला रहा था, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बेवजह उनकी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी और बेचारे जाओ भैया भी कबाब ना मिलने के गम में डूबे हुए थे। बहरहाल थोड़ी देर बाद वो बड़ी गंभीर हाव भाव के साथ अपने भैया से पूछते हैं, ये तुम ऐसे ही तो यहाँ पर नहीं आए हो? अपने भैया हाँ में सिर ले देते हैं और कहते हैं, आज मैं आपको ठीक करने आया हूँ। ये सुनकर जाओ भैया और यूनियन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जाओ भैया सीधा सीधा पूछते हैं कि वो उसे कैसे ठीक करने वाले हैं। अपने भैया भी बिना ज्यादा कुछ छुपाए सीधा सीधा बोलते हैं, मैं नीडल से आपके पैर में जमे हुए खून को साफ करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके वेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी गलती हो गई तो आप तो पूरी तरह से बिस्तर को प्यारे हो जाएंगे। यह सुनकर यूनियन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो अपने भैया से कहती है, भैया मैंने सुना है कि कुछ ही दिनों में शंघाई में एक बहुत बड़े डॉक्टर आने वाले हैं, क्या हम उससे बात कर सकते हैं?
लेकिन इतना सुनते ही ज़ाओ भैया तुरंत उसे रोक देती है। अबे ठहर जा। इतना बोलते ही तो मानो उनके अंदर भावनाओं का अंबार आ जाता है। वो कहते हैं, 3 साल पहले जब मेरे दुश्मन ने मुझे हरा दिया तब उसने मेरा पैर तोड़ दिया, और ना ही सिर्फ उसने मेरा पैर तोड़ा, उसने मेरे सारे साथियों को भी मार डाला, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और अब इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ मौत का ही इंतज़ार कर सकता हूँ। और अब जब मुझे ठीक होने का मौका मिला तो मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मैं किसी जिंदा लाश से कम नहीं हूँ। तभी यूनियन रोते हुए पूछती है, भैया क्या हम किसी तरह से इस लड़ाई को रोक नहीं सकते? ये सुनकर तो जाओ भैया और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। वो चिल्ला कर कहते हैं, रोक दूँ? क्या मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूँ? मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं कितना महान हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इतने सालों में क्या क्या खोया है। इसके बाद वो अपने यान भैया को इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही यान भैया भी अपने नीडल्स को बाहर निकाल लेते हैं। वो 3 नीडल को अपने हाथों में लेते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, जिस दौरान वो अपने अंदर एनर्जी इकट्ठा कर लेते हैं। और जाओ भैया के तैयार होते ही वो उन तीनों नीडल्स को सीधा जाओ भैया के पैरों में डाल देते हैं। इससे उन्हें असहनीय दर्द होने लगता है, लेकिन किसी ना किसी तरह वो इस दर्द को सह लेते हैं। इसके बाद यान भैया एक चाकू से उनके पैरों पर एक छोटा सा कट लगाते हैं, जिससे वो उनके पैरों में जमे हुए खून को साफ कर सके। इतने सालों तक जमा होने की वजह से वो खून बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा था। जब अपना हीरो जाओ भैया को ठीक कर ही रहे थे तब उनकी नज़र अपने यान भैया की एनर्जी पर थी। वो उनकी इनर एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़ी गौर से देख रहे थे। उन्हें समझ में आ जाता कि सेम रियलम में होने के बावजूद भी अपना हीरो बहुत ऊपर भारी है। इसके बाद कुछ और एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के बाद और थोड़ा सा और एडजस्टमेंट के बाद यान भैया का काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिससे वो थक कर चूर हो जाते हैं और साहू भैया को उठने का इशारा करते हैं। और थोड़े से मशक्क़त के बाद आखिरकार साहू भैया भी चल पा रहे थे। ये देखकर बेचारे यूनियन का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। साहू भैया भी बहुत ज़्यादा खुश थे। यान तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, आज से मेरी ये जिंदगी तुम्हारी हुई। अपने भैया तुरंत उसे रोक देते हैं। अबे ठहर जा भाई ठहर जा, हमारे बीच डील हुई थी और उस डील के मुताबिक मैंने तेरे पैर को ठीक कर दिया, और अगर तू चाहे तो अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। अपने हीरो के इस एटीट्यूड को देखकर जाओ ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और वैसे भी आज तो उनका मूड फर्स्ट क्लास था, इसलिए वो खुशी खुशी अपने सालों के जमा किए हुए ज्ञान के जमा पूंजी को अपने भैया के हाथों सौंप देते हैं। इससे अपने भैया भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं, और इन 3 दिनों में अपने भैया ने एक बड़ा सा विला खरीद लिया था। इतने बड़े विला को देखकर क्वीन की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब बेचारी को क्या पता कि इस विला को खरीदने की वजह से अपने भैया फिर से कंगाल हो चुके थे। सच में ये कंगाली भी ना जाती ही नहीं, सच में ये कंगाली भी ना जाती ही नहीं। तभी क्वीन शर्माते हुए बोलती है, खान क्या मैं अब सबके लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ? अपने भैया भी तुरंत हाँ में सिर हिला देते हैं, क्योंकि वो बड़ी आसानी से फिर से पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कमाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो क्वीन से विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तब भी अचानक वो एक लड़की से टकरा जाते हैं। अब भाई मानना पड़ेगा, जब से अपने यान भैया को ये पावर्स मिली है तब तो उनके साथ लड़कियों का इनकाउंटर बहुत ही आम बात बन चुकी है। लेकिन खुशकिस्मती से अपने भैया की टक्कर भी बड़ी सॉफ्ट थी। जब वो अपने आप को संभालते हैं तब उस लड़की को तुरंत पहचान जाते हैं। ये वही लेडी ऑफिसर थी जो पहले उन्हें मिली थी। जब वो माफी मांग कर वहां से जाने ही वाले थे तब भी उन्हें लगता है कि उनके सर पर कुछ है। ये कुछ और नहीं, बस उस लड़की का ब्रा था। अपने इतने पर्सनल चीज को किसी और के हाथों में एक लड़की तो गुस्से से भड़क उठती है और अपने भैया के थोबड़े पर धर के दे देती है, और देखते ही देखते उन दोनों के बीच तू मैमा शुरू हो जाती है। तभी वहां पर आ जाते हैं ओल्ड मास्टर जू, युएन, भीमो भाई और हबीन भाई, और उन दोनों को ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हुए देख वो चारों एक अजीब एक्सप्रेशन देते हैं। सभी को उन्हें ऐसे घूरते देख आखिरकार लड़की रुक जाती और अपने भैया को छोड़कर गुस्से से वहां से निकल लेती है। सबके पूछने पर अपने भैया किसी न किसी तरह उस बात को टाल देते हैं। इसके बाद यूएन अपने नए घर में उन सभी का अच्छे से स्वागत करती है। तभी एल्डर जू मजाक मजाक में कहते हैं, तो यूएन मैं देख रहा हूँ कि मेरी पोती के साथ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात से यूएन काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन अपने भैया तो अंदर ही अंदर सहम जाते हैं।
उन्हें एक ही रात में पता चल जाता है कि ये लड़की कोई छोटा मोटा बम नहीं है, ये तो एटम बम है। कब किस पर फट जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि एक ही रात में इस लड़की ने अपने भैया की हालत किसी धोबी के कुत्ते जैसी कर दी थी। अब अगर सारी जिंदगी रहना पड़े तो शायद उनका रंग रूप ही बदल जाए। इतना सोचते वो चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं सर, आपको तो कुछ गलत फहमी हो रही है। आप चाहे तो बीमो भाई और हबीन भाई से पूछ सकते हैं। लेकिन दोनों ही उन्हें मार देते टोटल इग्नोर और घर की तारीफ करने लगते हैं। उन दोनों मोटू पतलियों को उन्हें बीच रास्ते में छोड़ते देख अपने भैया तो उन दोनों को ही गालियां देने लगता है। तभी एल्डर्सू कहते हैं, वो छोड़ो, मैं यहाँ 2 कारणों से आया हूँ। पहले तो नए घर की बधाइयाँ। इतना कहते ही एल्डर्सू अपने यान भैया को एक जेट पेंडेंट गिफ्ट करते हैं। देखकर समझ में आ रहा था कि ये जेट पेंडेंट बहुत ज्यादा कीमती है। तभी भी भाई के पूछने पर एल्डर्सू दूसरी वजह भी बता देते हैं। बच्चा, तेरा मन है सच्चा, इसलिए मैं तुझे बनाना चाहता हूँ अपना शिष्य। ये सुनकर सभी के सभी बहुत चक्के रह जाते हैं। तभी यूनर पूछते हैं, दादाजी क्या आप सच बोल रहे हैं? तभी एल्डर्सू बोलते हैं, मुझे पता है कि यान के पास जो टैलेंट है उसके साथ वो बहुत आगे तक जाएगा, और उसके साथ तुम्हारा जो रिश्ता है, इस दौरान तो हम दादा पोती बहुत ज्यादा करीब रह पाएंगे। ये सुनकर तो बेचारी यूनर शर्म से गले तक डूब जाती है। तभी यान भैया भी सोचने लगते हैं, हो सकता है उनके पास अपने इन यान आइस हो, लेकिन एल्डर्सू के पास भी सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो उनके बहुत काम आ सकता है। और इतना समझ में आता है वो तुरंत उन्हें अपना टीचर मान लेते हैं। तभी एल्डर्सू बोलते हैं, अबे ठहर जा बेटा, ठहर जा, अभी तो तुझे मेरा टेस्ट भी देना है। ये सुनकर अपने भैया भी सोच में पड़ जाते हैं, अबे अब इस बुड्ढे को अब क्या दिखाना है। तभी एल्डर्सू बोलते हैं, अगले महीने यूनियन पवेलियन में एक जेट गैम्बलिंग फेस्टिवल होने वाला है, वहां पर जाकर तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। ये सुनकर अपने भैया तुरंत मान जाते हैं। अब भाई मानना ही था, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने जेट गैम्बलिंग की थी तब तो वो करोड़पति बन चुके थे, अब तो शायद वो अरबपति ही बन जाए। यही सोचकर वो इस बात को तुरंत मान लेते हैं। तभी वहां पर आ जाते जाओ भैया और यूनियन। वो दोनों भी अपने यान भैया को नए घर की बधाइयां देने आए थे। जाओ भैया को पूरी तरह से सही सलामत देगा अपने भैया तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी जाओ भैया अपने यान भैया को एक डैगर गिफ्ट करते हैं। यान, ये तुम्हारे लिए, इसे द ड्रैगन स्केल डैगर कहते हैं। ड्रैगन स्केल डैगर, ये नाम सुनकर और इस डैगर को देखकर एल्डर्सू को तो मानो सदमा सा लग जाता है। बेचारे एल्डर्सू को तो सदमा सा लग जाता है। वो तो उस डैगर को ऐसे देखने लगते कि मानो तो उन्होंने भूत देख लिया हो। असल में ये ड्रैगन स्केल डैगर एक बहुत ही ज्यादा रेयर और मजबूत धातु से बना हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, और एक नामी लोहार के इसे बनाने के दौरान इसकी कीमत तो करोड़ों में है। इसीलिए एल्डर्सू इस डैगर को देखकर इतने ज्यादा हैरान हो रहे थे। इसके बाद एल्डर्सू जाओ भैया पर एक नजर मारते हैं। पहले तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जब पहचान पाते तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। बेचारे को एक और सदमा लग जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही नहीं थे, उनके साथ यूनर और दोनों भैया को भी अच्छा खासा सदमा लग जाता है। सभी बातें करने लगते हैं। साउ हुंतियान यानी कि साउथ वेस्ट का किंग, मेरे डैड तो पहले हमेशा इनकी तारीफ करते थे। मैंने सुना है कि साउथ वेस्ट किंग एक ही बार में किसी को भी हरा सकता था। और ऐसे ही वो तीनों अपने आप में ही बात करने लगते हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि लास्ट फाइट में तुम्हारा पैर पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन अब तो तुम पूरी तरह से ठीक लग रहे हो। ये सुनकर जाओ ये बड़ी गर्व से यान भैया के कंधों पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, ये सब यान का कमाल है, उसने मेरे पैर को पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये सुनकर सबको लगता है एक जोर का झटका। माहौल को इतना गर्म होते देख अपने भैया तुरंत सबको ठंड, लेकिन जाओ भैया के उन कुछ ही शब्द काफी थे सबके बीच हल्ला मचाने के लिए। एल्डर्सू को तो एक और सदमा लग जाता है। अबे बुड्ढे पर थोड़ा तो रहम करो, अभी ठीक हुए हैं। सदमा दे देकर शायद बुड्ढे को फिर से बीमार करने की प्लानिंग चल रही है इनकी। सभी सोचने लगते हैं, अबे इसने अपने अंदर और कौन से राज छुपा के रखे हैं। इसके बाद सभी हंसते खेलते बहुत ही अच्छा वक्त बिताने लगते हैं। तभी बीमो भाई को एक फोन आता है, जिससे उनके हाव भाई बदल जाते हैं। असल में बीमो भाई के पापा अब हद से ज्यादा बीमार हो चुके हैं, इसलिए उनके इलाज के लिए नॉर्थ वेस्ट के मेडिकल किंग के डिसिप्लिन को बुलाया गया है। तभी अपने यान भैया बीमो भाई को बोलते हैं, अबे फिक्र नॉट, मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हारे पापा को फुल्ले ठीक कर दूंगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। लेकिन फैमिली के बड़े से विले में सभी इकट्ठा हुए थे। सूट बूट में अपने भैया भी तैयार होकर आए थे।
वहाँ पर लूफी भी आया हुआ था, लेकिन इस बार लूफी के साथ उसके पप्पा जी भी थे। लेकिन अपने यन भैया और हबीन भाई दोनों उसे मारते थे टोटल इग्नोर। तभी वहाँ पर आता था साउथ वेस्ट किंग का डिसाइपल यानी कि शिष्य, जो बड़ी रौब से आते हैं और बिम्बो भाई को अपने नौकर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अपने दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव होते देख हबीन भाई को तो आ जाता है भयंकर गुस्सा। साउथ वेस्ट किंग के शिष्य को देखते सभी उनके आवभगत में लग जाते हैं। अपने हीरो ने तो लूफी को मार दिया था टोटल इग्नोर, लेकिन कुत्ते की धुन तो आखिर टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। लूफी का उनका पीछा छोड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं था। तभी वो साउथ वेस्ट किंग के शिष्य यानी कि मिस्टर सेन से कहने लगता है, सर हमें तो आपके काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन सुना है कि बिम्बो भाई ने अपने किसी ऐसे दोस्त को बुलाया जिसके पास मेडिकल स्किल की अनोखी काबिलियत मौजूद है। ये सुनते ही अपने भैया भी तुरंत समझ जाते कि आखिरकार लूफी किससे टारगेट कर रहा है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है अपना हीरो कैसे बच पाएगा लूफी के बनाए हुए इस जाल से? और आखिरकार बिम्बो भाई के पिता को आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जो कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को डिवाइन पर्सपेक्टिव। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।